Hello, guys. Welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great. All of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू एनालाइज क्लैट मॉक टेस्ट पेपर्स. तो मैंने अभी वीडियो करी थी व्हाट टू डू इफ़ यू आर स्कोरिंग लेस इन क्लैट मॉक टेस्ट. अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैं. तो वहाँ पर आप लोगों ने बोला कि हमें एनालिसिस करना भी सिखा दीजिए. तो वो हम आज सीखेंगे कैसे करना है. और आप मेरा Q&A सेशन भी अटेंड कर सकते हैं. अगर आपको डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में भी डाउट्स ड्रॉप कर सकते हैं. Q&A सेशन जो होता है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है जिसमें आप कोई भी डाउट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट आप आ सकते हैं और इससे पूछ सकते हैं. ये हर संडे को होता है 11 AM पर इसी यूट्यूब चैनल पर. ठीक है, आप मेरा मेंटोरशिप सेशन 1-on-1 सेशन भी बाय कर सकते हैं. इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. फ्री में क्वेश्चंस आप इंस्टाग्राम @IamLoggery पर भी पूछ सकते हैं. बेस्ट क्वेश्चन पूछना है तो Q&A पे आ जाओ, कमेंट्स में पूछ लो, वहाँ पे रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस. चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन पे हिट कर देना और लाइक कर देना वीडियो को. और कौन सी वीडियोस चाहिए ये भी बता देना कमेंट्स में. सबसे पहले देखिए बहुत इजी है एनालाइज करना. सब्जेक्ट वाइज चलना है. ठीक है, कोई भी एक सेक्शन पहले उठा लो. सेक्शन वाइज लिखना चाहिए यहाँ पर. सेक्शन वाइज चलिए. ठीक है, और वहाँ पर गोइंग थ्रू ईच क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन उठाया तो तीन ही चीज़ें करी होंगी, या तो वो इनकरेक्ट होगा या फिर तुमने उसको स्किप कर दिया होगा या फिर करेक्ट होगा. ठीक है, अगर करेक्ट है तो बहुत अच्छी बात है, वो तो कॉन्फिडेंस देना चाहिए तुम्हें. बट अगर तुमने गेस वर्क बेस्ड किया ना, जब अटेम्प्ट कर रहे हो तभी स्टार मार्क कर लिया करो कि यार इस पे गेस मार रहा हूँ. तो देखना बाद में कि ये सही हुआ या गलत. अगर करेक्ट हुआ है बट गेस मारा है तब भी उसको लिखोगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो क्लियर नहीं है ना मेरा भी, तो मुझे पता होना चाहिए. अब तुक्का आज चल गया कल नहीं चला तो स्कोर नीचे आ जाएगा. तो ये मैं नोट कर लूँगी कैसे. और फॉलोड बाय रिमार्क्स, टॉपिक नॉट कवर्ड. ठीक है, जैसे यहाँ पर मेरा टॉपिक है, मान लो मेन थीम का क्वेश्चन था. ठीक है, जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आया, तो मैंने मेन थीम लिख लिया कि भाई मेन थीम पूछी थी इनकरेक्ट स्किप्ड गेस. ठीक है, तो ये मेरा मैंने मान लो इनकरेक्ट था मेरा, तो मैं IC लिख दूंगी पूरा इनकरेक्ट लिखने की बजाय. और रिमार्क्स में लिख दूंगी कि मैंने नॉट कवर्ड. भाई मैंने तो ये अभी टॉपिक ही नहीं कवर किया मैंने. ठीक है, या फिर मान लो क्वेश्चन ऐसा कोई और करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन आया वो आया इंडिया और चाइना से रिलेटेड क्वेश्चन था. ठीक है, और ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है. ठीक है, ये मैंने स्किप कर दिया, नॉट रेड. अब देखिए करंट अफेयर्स का जो है वो अलग से होगा. ठीक है ना, जो स्किप किए हैं वो भी आपको पता होने चाहिए कि नहीं पढ़ा है, या फिर आप फिर मंथली निकालोगे कौन से मंथ्स के मैंने नहीं कवर करे हैं, कौन से मंथ के करें. करंट अफेयर्स का थोड़ा उस हिसाब से अलग हो जाएगा. तो आप ऐसे नोट करोगे कि भैया कि मतलब क्या है सभी सब्जेक्ट्स का. मान लीजिए आप लीगल का एनालिसिस कर रहे हैं, लॉ वाले सब्जेक्ट का एनालिसिस कर रहे हैं, तो लॉ के अंदर आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, मान लो बहुत इजी आया है, टॉर्ट्स का आया है, ठीक है ना, फिर भी आपसे वो सॉल्व नहीं हो पाया टॉर्ट्स वाला, तो आप लिख लोगे कि हाँ इनकरेक्ट है. मान लो इनकरेक्ट हुआ है तो आप टॉर्ट्स को थोड़ा पढ़ोगे, उस जो कॉन्सेप्ट के बारे में बात हुई है वो पढ़ोगे. क्योंकि अगर वो कॉन्सेप्ट मॉक टेस्ट में आया है और आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो वो एक रीज़न है उन्होंने वहाँ पे दिया, या तो वो करंट अफेयर्स में उसकी बात हो रही है तभी वो वहाँ पे बैठा हुआ है, तो आप उस टॉपिक को उठा कर पढ़ोगे. मान लो टॉर्च के अंदर नेग्लिजेंस आ गया, ठीक है ना, तो आप नेग्लिजेंस उठाकर पढ़ोगे कि अच्छा मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ. तो आपकी ऐसी लिस्ट मिल जाएगी. मतलब आपने इनकरेक्ट लिखा और आपने लिखा नेग्लिजेंस. ठीक है भाई, नेग्लिजेंस पढ़ना है. ठीक है, ये एक टॉपिक ऐसा है जो मुझे पढ़कर क्लैरिटी लेकर आनी, क्योंकि इसके अंदर याद तो करना नहीं है, अंडरस्टैंडिंग पे काम करना है. सिमिलरली ऐसे ही आपका लॉजिक का होगा. लॉजिक का मान लो आपका जब भी वो पूछते हैं आर्ग्यूमेंट्स का क्वेश्चन पूछते हैं, आपका गलत हो रहा है, तो आप लिखोगे कि भाई जब भी आर्ग्यूमेंट पूछ रहे हैं वो मेरा गलत हो रहा है, तो इसका मतलब मुझे इस पे काम करना है. तो ऐसे ही आप पूरी लिस्ट बना लेंगे, चलते जाएंगे 1 से 120 तक. ठीक है, पूरा आपके पास डाटा इकट्ठा हो जाएगा. ट्राई करिए कि ये डाटा आप एक ही जगह इकट्ठा करें, एक नोटबुक लगा लीजिए, एक्सेल की शीट लगा लीजिए, बट आपके पास सारा डाटा होना चाहिए ताकि आप कंपेयर कर सकें, अपनी ग्रोथ देख सकें उस नोटबुक को देख करके. अच्छा यहाँ पर मैं यहाँ पे थी, यहाँ पर हूँ. ठीक है, उससे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है और मोटिवेशन भी मिलता है. तो ये हमने करना है, बस 1 to 20 तक हमें निकालना है कि भाई कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है. करेक्ट है बट गेस वर्क किया है, और उसके रिमार्क्स की क्यों नहीं आता था, क्यों गलत हुआ आपके अकॉर्डिंग. उसके बाद सब्जेक्ट स्टेप 2, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दैट नीड इंप्रूवमेंट. हमारे पास लिस्ट तो वैसी हो गई क्योंकि रिमार्क्स के साथ साथ हमारा हो गया, तो आप एक दूसरे कलर का पेन लेकर मार्क कर लीजिए. अच्छा ये टॉपिक है, ये है, तो एक मोटा सा लिस्ट मेरे पास आ गया है. सबसे पहला स्टेप आप देखोगे कि क्या ये सिलेबस का पार्ट है, सिलेबस का पार्ट है या नहीं. फॉर एग्जाम्पल उसके लिए जो मैंने सिलेबस वीडियो किया हुआ है वो आपको याद होना चाहिए. सिलेबस नहीं याद है तो आप एक उसकी नोट्स बना लीजिए सिलेबस का और उसमें से रेफर कर लीजिए. मान लीजिए इंग्लिश में किसी मॉक टेस्ट में ग्रामर दी हुई है, पर हमें पता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ग्रामर के तो कुछ ही क्वेश्चन आए हैं, बट उन्होंने मतलब आपके टेस्ट लेने के लिए ग्रामर ज़्यादा डाल दी. बट आपको पता है कि पहले मेरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होना चाहिए, फिर मैं ग्रामर देखूंगा. ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए. तो सबसे पहला स्टेप ये देखेंगे कि
सिलेबस का पार्ट है या नहीं है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए मॉक टेस्ट के अंदर टू बी ऑन द सेफ साइड वो कभी कभी बहुत कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी डाल देते हैं कि क्या पता आ जाए, पर हम क्या पता पे नहीं जा सकते जब तक हमारा सिलेबस जो पता है वो नहीं कंप्लीट होता। समझ रहे हो, जो हमें पता है कि हाँ ये तो आता ही है, पहले हम वो कंप्लीट तो कर लें, क्या पता है पे तो नहीं जा सकते। तो इसलिए हम वो चेक करेंगे। उसके लिए आप मेरी सिलेबस वाली वीडियो रेफर कर सकते हो। बेस्ट है या तो याद कर लो सिलेबस, या फिर उसके नोट्स बनाकर एक जगह रख लो और उसको रेफर कर लो। ठीक है, उसके बाद देखो कि यार जो आपके बन रहा है मोटा मोटा सा कि हाँ हाँ ये वाले टॉपिक्स है जिस पे काम करना है, ये मेरे नहीं कवर्ड है या कवर्ड होकर भी गलत है, तो आप देखो इसमें से आपको ईजी क्या लग रहा है वो पहले कर लो, कि ईजी कर कर काम खत्म करो। ये भी आप कर सकते हो। स्टेप 3, क्रिएटिंग अ प्लान ऑफ एक्शन। करना क्या है इन टॉपिक्स का। देखिए कई बार आपका टॉपिक होगा कि नॉट कवर्ड है, ठीक है, मतलब मैंने पढ़ा ही नहीं है अभी, तो ये टॉपिक की तो बात ही नहीं करेंगे हम। मतलब ठीक है, इसका तो ठीक है ना, गलत हो गया, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, अभी तो मुझे पढ़ना है, तो इससे तो मुझे टेंशन देनी ही नहीं है। ठीक है, अब कौन से टॉपिक की मुझे थोड़ी सी चिंता लेनी चाहिए, जो कवर्ड होकर गलत हो रहा है, जो कवर्ड होकर मेरा इनकरेक्ट हो रहा है या स्किप हो रहा है, ठीक है, या मुझे उस पर गेस करना पड़ता है, वो टॉपिक का मैं देखूंगी क्या मुझे रिविजन चाहिए। मान लो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, मैंने पूरे टाइप के क्वेश्चंस अच्छे से पढ़े हुए हैं, फिर भी मेरा टोन ऑफ पैसेज गलत हो गया, बट क्यों गलत हुआ, मे बी कोई नई टोन आ गई, ठीक है, ये तो मैंने पढ़ी ही नहीं, तो ठीक है मैं ये पढ़ लूंगी, हो गया खत्म। पर एक पुरानी टोन आई है जो मैंने पढ़ी थी, जिसकी मुझे अंडरस्टैंडिंग भी थी, बट यहाँ पे मे बी मुझे रिवाइज नहीं किया, मैंने टोन्स के मीनिंग ही नहीं याद करे हैं अभी तक, वो करने हैं तो वो कर लो। ठीक है, तो ऐसे आपका खुद ब खुद होगा। मे बी आपको कुछ आप कहीं अटक रहे हो, तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपकी क्वेरी लूंगी इस कमेंट सेक्शन में, आप जरूर कमेंट करो, आई विल रिप्लाई। ठीक है, नहीं तो Q&A में आओ 11 AM जो संडे को होता है, वहां पे पूछो कि यार ये प्रॉब्लम है, आप मुझे बताओ, पूरा लिख कर बताओ। ठीक है, तो ये आपको करना है कि अब देखना है कि रिवीजन करना है उस टॉपिक का, स्टडी फ्रॉम स्क्रैच करना है कि भाई नहीं समझ में आ रहा है, मान लो आपका पिछले मॉक में भी यही गलत हुआ था, आपने रिवाइज करके देख लिया पर नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या पता है सोर्स चेंज करना पड़े, तो वो करो, बट अपना टॉपिक जो है वो पक्का करो। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द सिलेबस। देखिए सिलेबस गलत कवर करोगे तो फिर कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। ठीक है ना। अब कभी कभी होता है इंटायर टॉपिक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन गलत हो रहा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आप सारा नहीं पढ़ोगे। जैसे मैंने दिया टॉट्स में नेग्लिजेंस गलत हो रहा है, तो नेग्लिजेंस ही पढ़ोगे। पर अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार सारा टॉट्स ही मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं खराब है, तो आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, एनालाइज ऑन द सेम डे, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें याद रहती है। एनालाइजिंग यूजिंग पेन एंड पेपर ऑन एक्सेल शीट इन नेक्स्ट मॉक, डू यू सी एन इंक्रीज। देखिए जो अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, आप एक दिन में, आप 1 डे के अंदर अपना स्कोर इंक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है, यू कैन नॉट इंक्रीज ऑल द मार्क्स इन 1 डे या 1 वीक या 1 मंथ। आप थोड़े थोड़े वॉक करोगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें करोगे। ठीक है, मान लो आज मैंने मॉक दिया है और मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं इन 4 से 5 चीज़ों पे काम करूंगी, बाकी सब चीज़ें लिखी हुई हैं बट मैं काम इन 4 से 5 चीज़ों पे करूंगी। ठीक है ना, वो मैं चूज़ कैसे करूंगी, सिलेबस का पार्ट होनी चाहिए, जो मुझे ईजी लग रही है स्टार्टिंग में वो मैं कर लूँ, या फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बिना मुझे पता है क्लैट नहीं निकलेगा, तो मैं वो चीज़ उठाऊंगी और मैं उस पर काम कर दूंगी। अगर मुझे टाइम और मतलब ऐसा होता है कि ये 4 मेरे जल्दी जल्दी से कंप्लीट हो गए, तो मैं और टॉपिक्स पिक कर लूंगी एंड उन पे काम करना स्टार्ट कर दूंगी। अब ये डिपेंड करता है कि मे बी आप वीकली मॉक ले रहे हो। अगर वीकली मॉक ले रहे हो तो आप 1 मॉक से लेकर दूसरे मॉक तक बीच में जो टाइम है उसके अंदर आप कम ही टॉपिक्स कर पाओगे, या फिर आप 15 डेज बाद मॉक ले रहे हो, या हर मंथ 1 मंथ बाद एक मॉक ले रहे हो। ठीक है ना, तो वो डिपेंड करता है। तो 1 मॉक से मतलब एक मॉक देने के बाद जो दूसरे मॉक के बीच का टाइम है वहां पर आप कुछ ही टॉपिक्स कर पाओगे, सारे टॉपिक्स नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वो आप प्लान करोगे कि हाँ ठीक है ये वाले टॉपिक्स मैं कर लेती हूँ। मे बी आपका ऐसा हो सकता है कि आपका एक शेड्यूल ऑलरेडी चल रहा है जिसमें आप नए टॉपिक्स कवर कर रहे हो, उसमें आप घुसाओगे थोड़े से पुराने टॉपिक्स की, यार इसको रिवाइज कर लेना चाहिए क्योंकि मॉक में गलत हो रहा है। ठीक है, तो ये आप करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। आप एम करोगे कि यार मेरे 120 में से 120 आ जाए। ठीक है, लगे रहोगे। ये उनके लिए जिनके 80+ 90+ आ रहे हैं। देखिए जिनका आपका रेंज ऑफ मार्क्स अगर 10 से लेकर के 80 के बीच में है, ठीक है, 10 to 80 वाले जो बच्चे हैं, ऑब्वियसली उनको ये ध्यान में रखना है कि ये आपका डी स्कोर नहीं है। ठीक है, आपका ये एंड नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या होता है मॉक टेस्ट देते हैं, उन 10 मार्क्स आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, उनको बहुत डर लगता है। अरे भाई इस पे काम करोगे तभी पड़ेगा ना, इसको लेकर बैठे रहोगे तो क्या काम। ठीक है, पहले जो इजी टॉपिक्स तुम्हें लग रहे हैं वो तो कवर कर लो, उसके बाद फिर डिफिकल्ट भी करने पड़ेंगे एक पॉइंट पे, बट एक बार ही स्कोर वहां तक पहुंचा लो कि हाँ यार यहाँ पे मेरे इजी वाले हो गए, अब मुझे कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जो नहीं आते वो करने पड़ेंगे। कंपेयर नॉट विद अदर्स बट विद योरसेल्फ। अगर तुम पिछले मॉक से इस मॉक में 5 to 6 मार्क्स का भी फर्क डाल पा रहे हो ना, तो तुम विजयी हो। ठीक है, इन नेक्स्ट मॉक डू यू सी एन इंक्रीज, ये वाला पार्ट आपको देखना पड़ेगा कि यार जो मैंने मेहनत करी और पक्का से होगा,
पक्का से होगा। देखो अगर आप सिर्फ मॉक टेस्ट दी जा रहे हो, एनालिसिस नहीं कर रहे हो, प्लान ऑफ एक्शन नहीं बना रहे हो, तो ये सबसे बड़ी भूल है भाई। चाहे तुम महीने का एक मॉक टेस्ट हो, बट उसको एनालाइज जरूर करो। प्रिपरेशन, देखिए 2 टाइप की प्रिपरेशन होती हैं। एक में तो बच्चा मॉक टेस्ट बेस्ड प्रिपरेशन करता है, जिसमें वो सिर्फ मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहा है। मॉक टेस्ट में देख रहा है कि यार मेरे वीक टॉपिक्स कौन से हैं, और उन वीक टॉपिक्स पे काम कर रहा है। जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उनको वैसे रहने दे रहा है, ठीक है ना। और एक है सब्जेक्ट बेस्ड, वो पूरा का पूरा टॉपिक पूरे के सिलेबस खत्म कर रहा है, फिर सब्जेक्ट वाइज सेक्शन वाइज टेस्ट ले रहा है, फुल लेंथ दे रहा है बीच बीच में। दोनों ही टाइप की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। बट एक बात मत भूलना यार, जो सब्जेक्ट बेस्ड प्रिपरेशन वाला है, ऑब्वियसली तुम लोग, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे होगे। कॉन्सेप्ट मतलब हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन सीख रहे होगे, ठीक है। जिस भी टॉपिक की थ्योरी पढ़नी है, वो थ्योरी के बेसिक्स पढ़ रहे होगे एंड प्रैक्टिस कर रहे होगे, ठीक है। जो ये वाले बच्चे हैं मॉक टेस्ट बेस्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं वीक टॉपिक्स पे, नंबर 1 आपको श्योर रहना है कि जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसका आप रीजन बेस्ड आंसर दे रहे हो। ये नहीं है कि गैस वर्क चल रहा है, ठीक है, वो ही चलने दे रहे हो। रीजन बेस्ड आंसरिंग होनी चाहिए। अगर नहीं है तो मतलब वो टॉपिक पे भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। एंड आप लोगों को भी, जो मॉक टेस्ट वाले बच्चे हैं, कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा। अकेला मॉक टेस्ट देकर नहीं हो सकता। हाँ, आप ये कर सकते हो कि हाँ यार, ये मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, ये वीक टॉपिक्स हैं, तो वीक टॉपिक्स को मैं पढ़ लेता हूँ, इनके कॉन्सेप्ट पहले वर्क कर लेता हूँ, ठीक है। ये आप कर सकते हो। दोनों ही बहुत अच्छे तरीके हैं पढ़ने के लिए। कोई भी ऐसा नहीं है कि ये सही है ये गलत है, दोनों ही सही तरीके हैं। जो आपके लिए काम करे वो सही है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कॉमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो कौन सी होनी चाहिए क्लास से रिलेटेड, ये भी बता देना इन द कॉमेंट सेक्शन। क्लाट की जो प्लेलिस्ट है, अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं आप उसमें चेक कर सकते हैं, अगर मैंने उसके ऊपर वीडियोस करी हुई है, क्योंकि मैं ट्राई कर रही हूँ कि वीडियोस कर दूँ। तो या गाइस, दैट्स इट। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो कमेंट जरूर करना। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। बाय, टेक केयर।